गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर। हमने अब तक बहुत सारे केसेस अब कर लिए कि जब घर खाली रहता है, जब अनरियलाइज्ड रेंट होता है, जब किराए पर चढ़ाया जाता है। अब हमने देखना है कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जो है वो कुछ टाइम के लिए रेंट पर चढ़ाया जाता है और कुछ टाइम के लिए खुद रहने के लिए यूज जो है वो होता है, तो ऐसे घर का एनुअल वैल्यू जो है वो नील नहीं होगा। नील नहीं होगा यानी उसे हम जो है रेंटेड हाउस ही मानेंगे और सेक्शन 23(1) की जो कंडीशंस हैं वो लागू होंगी। वही आपकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज़्यादा, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो जो दोनों में से कम। लेकिन इसमें आपका एक्चुअल रेंट जो है उसको एक्चुअल रेंट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। 15th इलस्ट्रेशन जो है इसमें देखो, मकान फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, म्युनिसिपल फेयर रेंट जो है 1,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख। द हाउस वाज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर 4 months एंड लेट आउट एट द रेट ऑफ 10,000 पर एनम। और बी केस दिया हुआ है 15,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर। एक बार 10,000 रुपये किराया दिया हुआ है, एक बार 15,000 रुपये किराया दिया हुआ है, 4 महीने के लिए किराए पर, 8 महीने के लिए जो है वो किराए पर उठाता है। और म्यूनिसिपल टैक्सेस जो है वो ऑनर ने पे किए हैं दोनों केसेस में 10,000। तो हम देखेंगे सबसे पहले ए केस। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन उसकी क्या है 80,000। फेयर रेंट जो है वो आपका दिया हुआ है 1,20,000, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा 1,20,000। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1 लाख, जो भी दोनों में से कम होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका आ जाएगा 1 लाख और इसको एक्चुअल से कंपेयर करेंगे। एक्चुअल कितना है 10,000 किराया है, 8 महीने किराए पर चढ़ाया है 80,000। दोनों में से जो भी कम होगा, दोनों में से सॉरी जो भी ज्यादा होगा कितना हो जाएगा 1 लाख। और उसमें से 10,000 क्या लेस कर देंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो लेस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो लेस कर देंगे। म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, दोनों में से जो ज्यादा होगा 1,20,000। फिर 1 लाख से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड, दोनों में से जो भी कम होगा 1,80,000 एक्चुअल रेंट, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा 1 लाख और उसमें से हमने लेस कर दिए आपके म्युनिसिपल टैक्सेस, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 90,000। अब हम देखते हैं केस बी। केस बी में म्युनिसिपल वैल्यूएशन सेम है, फेयर रेंटल सेम है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा 1,20,000। लेकिन स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है वो भी सेम है 1 लाख, जो भी दोनों में से क्या होगा कम होगा यानी 1 लाख रुपया। लेकिन ये घर जो है अब कितने रेंट पर चढ़ाया हुआ है 15,000 के ऊपर, तो 15 × 8 1,20,000। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा 1,20,000 माइनस 10,000, आपकी जो वैल्यूएशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1,10,000। मतलब मेन जो है इसमें, इसको 23(1) का रूल बोलते हैं। इसमें जो है हमने सारा घर क्या मान लिया कि वो रेंट पे चढ़ाया हुआ है सारा, और इसमें हमें कोई वैकेंसी अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें हमने वही कैलकुलेशन करनी है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू में से जो ज्यादा, एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ तो जो दोनों में से कम, एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस मोर देन 1। आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस हैं और वो एक से ज्यादा हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब समझते हैं जो अपने लिए रखा है। उसमें मैंने बताया था कि एक जो घर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और बाकी घर जो हैं वो रेंटेड माने जाएंगे। और इसमें ना तो वैकेंसी अलाउंस होगा ना अनरियलाइज्ड रेंट। जब किराए पर चढ़ाया ही नहीं तो वैकेंसी अलाउंस का भी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता और अनरियलाइज्ड रेंट भी का भी सवाल पैदा नहीं होता है। तो इसमें जो है एक घर कोई भी असेसी चूज कर सकता है जिसको वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है और बाकी जा रहे जो हैं रेंटेड माने जाएंगे। जनरली क्या होता है कि वो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है जो जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यूएशन, क्योंकि असेसी जो है हमेशा कम टैक्स पे करना चाहता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपने जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा है उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना है और बाकी को रेंटेड, क्योंकि असेसी का बेनिफिट इसी में है। लेकिन अगर असेसी चाहता है कि वो कम वैल्यू वाले को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने तो उस पर कोई रोक नहीं है, वो
अपने मर्जी से घर का चुनाव कर सकता है। और एक बार चुनाव कर लेता है तो ये नहीं है कि वो बदल सकता है, अगले साल जो है वो सेल्फ ऑक्यूपेशन वाला घर जो है वो बदल सकता है। तो ये एसएससी की चॉइस के ऊपर जो है वो निर्भर करेगा। फिर बता रही हूँ कि अगर कुछ नहीं लिखा तो जिसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे, और जिसकी वैल्यूएशन कम है उसे रेंटेड मान लेंगे, क्योंकि इससे इनकम कम आएगी और टैक्स भी जो है आपको कम जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी संपत्ति में से आपके ना तो अनरियलाइज रेंट होगा और ना ही वैकेंसी अलाउंस होगा, लेकिन बाकी सारी डिडक्शंस जो हैं फिर रेंटेड हाउस की तरह मिलेंगी। तो देखो इलस्ट्रेशन 16 में ध्यान से पहले पढ़ो। मिस्टर एक्स इज द ऑनर ऑफ द हाउस विच ही यूजेस फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम from houses for assessment year 1920 from the following information. First house fair rental value 1,20,000, second house fair rental value 12,000. Municipal taxes paid 10% of the fair rental value. Interest paid for the previous year on loan taken 10th April 2018 for the purchase of the house 2,20,000. He borrowed 40,000, 15% on 1st April 2018 for the construction of the second house which was completed in December 2018. He could not pay the interest during the year 1819, hence paid interest for 2 years including interest on unpaid interest 12,600. इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट तो एक तरह की पेनल्टी हो गई, और इनकम टैक्स में पेनल्टी की डिडक्शन कभी भी नहीं मिलती है। 12,600 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, मैंने पहले आपको बताया था कि म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन तब मिलती है जब वो एक्चुअली पे किए जाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट की पेमेंट ड्यू बेसिस पर जो है वो मिलती है। यहाँ लिखा कि पे नहीं किए गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वो ड्यू हुए होंगे तो एसएससी ने वो डिडक्शन जो है वो क्लेम कर ली होगी। तो इसमें देखो पहला घर है उसका फेयर रेंटल वैल्यू 1,20,000 है और उसके ऊपर लोन भी ज़्यादा है, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में लोन की भी डिडक्शन दी जाती है 2 लाख रुपए तक, अगर लोन 31/3/99 के बाद लिया हो तो वो 2 लाख की माइनस में चली जाएगी। इसलिए एसएससी का बेनिफिट किस में है कि वो फर्स्ट हाउस जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। तो हम क्या मान लेंगे, एनुअल वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाउस कितनी है आपकी, नील। कितनी है, नील। उसने लोन लिया, लोन का इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,20,000, तो माइनस 2,20,000, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन जो है, सेल्फ ऑक्यूपाइड डिडक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, इसलिए इनकम कितनी हो गई, -2 लाख रुपीज, -2 लाख रुपीज। और जो सेकंड घर है उसको हम क्या मान लेंगे, डीम्ड रेंट आउट। डीम्ड रेंट आउट उसकी वैल्यूएशन सिर्फ कितनी है, 12,000, उसमें से भी 1,200 रुपए क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस, तो उसकी एनुअल वैल्यू कितनी हो गई, 10,800। इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, ये हो जाएगा 3,240 रुपए। और इसके ऊपर ब्याज जो है 40,000 का लोन है, 15% ब्याज है, 1 साल का ही लेना है, तो आपकी हो गई 9,240। और जो इनकम आई आपकी 1,560 रुपए, इनकम आई 1,560 रुपए। तो 2 लाख जो है वो माइनस में है, आपके 2 लाख माइनस में है, और 1,560 क्या हो गई आपकी प्लस में इनकम है, तो माइनस में इनकम आपकी कितनी आ गई, -1,98,440 जो है वो क्या हो गया, इसका लॉस हो गया। वो क्या हो गया, लॉस हो गया, जिसकी जो है किसी और इनकम में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, डिडक्शन जो है वो मिल जाएगी। तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो देखा है। तो ये वो केस है कि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ही रेंट पर चढ़ाया जाता है तो ये रेंटेड प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो है वो आएगा, और इसकी सारी कैलकुलेशन जो है रेंटेड प्रॉपर्टी की तरह होगी। ठीक है, और उसके बाद जो है असेसमेंट ईयर, अगर कोई 1819 में ये क्लॉज आई है, 1819 में ये क्लॉज आई है कि अगर हाउस या उससे साथ लगी हुई ज़मीन या उसका कोई भाग सारे साल जो है रेंट पर नहीं दिया जाता, तो इसका एनुअल वैल्यू फाइनेंशियल ईयर के एंड से लेकर 2 साल तक
असेसिंग ऑफिसर के साथ निर्माण जब आपका कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वो पूरा होगा तो इसकी 2 साल के लिए क्या मानी जाएगी, नील जो है वो मानी जाएगी। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नेगेटिव वैल्यू आ सकती है हाउस प्रॉपर्टी में। नेगेटिव वैल्यू अभी जैसे हमने लॉस देखा पिछले क्वेश्चन में, तो ये लॉस जो है किसी और इनकम सेम हाउस प्रॉपर्टी में से सेट ऑफ हो सकता है, सेम हेड के अंडर, या फिर किसी और हेड के अंडर जो है वो सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद है, ये एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन हम करेंगे ज़रूर। उसमें वो कहते हैं कि एरियर्स ऑफ रेंट प्राप्त होना या अनरियलाइज्ड रेंट की कटौती स्वीकृति के बाद वसूल हो जाना। अब देखो कि हमने डिडक्शन क्लेम कर ली, अनरियलाइज्ड रेंट को एनुअल वैल्यू में से लेस कर दिया, तो वहां पर हमने लेस कर दिया तो इसका मतलब हमने टैक्स जो है वो पे नहीं किया, उतनी इनकम की हमें डिडक्शन मिल गई। अब कोर्ट में केस चल रहा है या कोई भी रीजन होता है और बाद में वो अनरियलाइज्ड रेंट आपको मिल जाता है, तो जिस साल मिलेगा उस साल जो है उसके ऊपर क्या मिलेगी, डिडक्शन जो है वो मिलेगी। तो अब जब वो डिडक्शन मिलेगी, आप चाहे उस घर के ऑनर रहें ना रहें, आपको क्या मिले, उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो ऐड हो जाएगी। और बकाया जो आपको राशि मिलेगी एरियर्स ऑफ रेंट या स्टैंडर्ड रेंट, उसमें से आपको क्या मिलेगी, 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमने पहले क्लेम नहीं की है, जो कि हमने पहले क्लेम जो है वो नहीं की है। देखो इलस्ट्रेशन 17, a deduction of 50,000 was allowed to Mr. X in assessment year 16-17 relating to unrealized rent. During the previous year 19-20, he realized 40,000 from the tenant and spent 1,000 for the realization. Determine the amount assessable under the head income from house property for assessment year 19-20. Would your answer differ if X has disposed of the house 17-18? अगर कहता कि उसने घर बेच दिया है तो इस बात से कोई फर्क पड़ेगा उसमें। अगर मैंने बताया कि अनरियलाइज रेंट बाद में रियलाइज हो जाता है तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। और किसी प्रकार की खर्चे की कटौती नहीं मिलेगी, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो मिलेगा। आप देखो कि 1920 में 2021 में जो है 40,000 में से 30% जो है 40,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और 12,000 रुपया 28,000 जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। रहता 50,000 था लेकिन रियलाइज कितना हुआ है, 40,000, तो जो रियलाइज हुआ है वही उसकी इनकम माना जाएगा। और अगर उसने घर बेच दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी जो दूसरी टैक्सेबल इनकम है उसमें ये अमाउंट क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की तरह शामिल जो है वो हो जाएगा। घर बेचने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये एक और इलस्ट्रेशन है, ये ध्यान से देखना, ये थोड़ी लंबी है, शायद एक आध बार क्वेश्चन आया भी हुआ है ये वाला। मिस्टर ए let out a house to Mr. B on 1st April 2012 at the rate of 3,000 per month for 5 years. After the expiry of 5 years, Mr. B refused to vacate the house. Hence, Mr. A filed a suit to get the house vacated and incurred an expenditure of rupees 1,000 in this connection. इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आपको पता है, कुछ ही डिडक्शंस मिलती हैं, वो आपको पता होंगी। Later on, Mr. A agreed to renew that tenancy for 5 years with effect from 1st April 2017. If B pays him rent 4,000 and agreed to it and paid the arrears of rent from 1st April 2017 to 31st March 2019 on 1st June 2019, तो वो उसने क्या किया कि पहले तो मना कर दिया कि मैं किराया नहीं बढ़ाऊंगा, फिर उसने किराया जो है वो क्या कर दिया, 4,000 जो है वो कर दिया और पिछले 2 साल के एरियर्स दे दिए, तो वो क्या हो गए, आपके एरियर्स ऑफ रेंट हो गए 2 सालों के, उसमें से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी, वो हम अलग अलग से कैलकुलेशन करेंगे। अब जो रेंट उसने बढ़ा दिया है, इस साल के लिए रेंट कितना है और कोई वैल्यू नहीं दी हुई, इसी को हम क्या मान लेंगे, एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 48,000। और फिर उसमें से वो कहता है कि म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, भूमि किराया, सिर्फ आपको लोकल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी और कोई डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। वो कितनी है, 6,000, तो कितनी हो गई,
16,000 और इसमें से हम क्या लेस कर देंगे 30% जो है वो लेस कर देंगे 12,600 रुपया 12,600 तो इनकम आपकी आ गई 29,400। उसके बाद वो कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 2017 टू 31 मार्च 2019 उसने जो है एरियर्स मींस रेंट कितना पे कर रहा था वो 3,000, लेकिन अब वो किस हिसाब से पे कर रहा है 4,000, यानी 1,000 पर मंथ 1,000 पर मंथ जो है उसने 24 ईयर्स के एरियर्स जो है वो पे कर दिए। कितने हो गए 24,000 और इसमें से क्या मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 7,200 16,800 क्या मिलेगी डिडक्शन जो है 16,800 आ गया आपका। ये आपका क्या हो जाएगा टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। लेकिन जो उसने लीगल एक्सपेंसेस किए यहाँ पर सूट फाइल करने के लिए उसकी कोई डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी, उसकी कोई डिडक्शन जो है आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपका सम है। और उसके बाद हम करते हैं बात को ऑनर्स की। को ऑनर्स का क्या मतलब होता है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो सबको पता होना चाहिए कि अगर एक मकान संपत्ति में 2 या 2 से अधिक हिस्सेदार होते हैं, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है, तो हर एक स्वामी को जो है उसका हिस्सा जो है वो दे दिया जाएगा। अगर वो सेल्फ ऑक्युपाइड के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो सबका मूल्य क्या हो जाएगा 0 जो है वो हो जाएगा और सबको अपनी अलग अलग कटौती डिडक्शन जो है वो लोन की मिलेगी। जैसे कि हमने केस देखा था, अगर 31 मार्च 1999 से पहले लिया जाता है तो 30,000 और 31 मार्च 1999 के बाद लिया जाता है तो 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन जो है वो दी जाएगी। और अगर एक ने किराए पर चढ़ा दिया खाली रखता है, जो खाली रखेगा उसका सेल्फ ऑक्युपाइड हो जाएगा और जिसने रेंट पर दिया था उसकी रेंटेड वैल्यू एज पर रूल्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। और अगर कोई रेशो दी हुई है तो उनकी इनकम उस पर्टिकुलर रेशो में बांट दी जाएगी, अगर नहीं दी हुई रेशो तो बराबर बराबर जो है वो बांट दी जाएगी। तो देखो अब ये इलस्ट्रेशन है 19th इलस्ट्रेशन को ध्यान से पढ़ना। पहले XYZ टेक्स्ट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो फिर स्टार्ट करो, क्योंकि एक लाइन एक वर्ड जो है वो पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। देखो XYZ आर 3 फ्रेंड्स ओनिंग इक्वली ए हाउस कंसिस्टिंग ऑफ 6 identical unit. 1 unit is self-occupied by each of them for their residence. The remaining 3 units are let out on a monthly rent of 6,000 per unit. The municipal valuation of the house property is 4 lakh and municipal tax is paid to the 80,000 यानी 20% हो गए। उसके बाद कलेक्शन चार्जेस कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन द लोन इज टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन 1998 में लिया गया है, यानी कि आपका 99 से पहले 1,30,000। तो इसकी जो डिडक्शन मिलनी है पर मेंबर 30,000 जो है वो मिलनी है। वन ऑफ द लेट आउट यूनिट्स रिमेन वेकेंट फॉर 3 years ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920. Mr. Y could not occupy his units for 8 months as he transferred to other city. He does not own any other house property. The taxable income of XYZ are 90,000, 1 lakh and 1,20,000 respectively. Commute is taxable income under the head income from house property and total income of the XYZ. तो हमने यहाँ पर जो है सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस तीनों पोर्शंस की वैल्यूएशन तो वो क्या हो जाएगी नील जो है वो हो जाएगी। तो सेल्फ ऑक्युपाइड यूनिट्स जो हैं 3 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यूएशन क्या हो गई नील, उनकी वैल्यूएशन क्या हो गई नील। लेकिन उसमें जो है हम जो आपका इंटरेस्ट है उसकी बराबर बराबर जो है वो क्या देंगे डिडक्शन। एनुअल वैल्यू ए के लिए एक्स के लिए भी नील है, वाई के लिए भी नील और जेड के लिए भी नील। टोटल इंटरेस्ट कितना है 1,30,000 तो हाफ कितना हो गया आपका 60
65,000। तो तीनों को बराबर बराबर डिडक्शन मिलेगी 1/3। कितना हो गया 21,667, 21,667, 21,667। तो तीनों की इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड से कितनी होगी, माइनस में माइनस 21,667, 21,667। ये तो आपकी हो गई जब आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर बाकी तीनों पोर्शन उसने क्या दिए हुए हैं, रेंट पर जो है वो दिए हुए हैं। रेंट पर एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो गया उसका, म्युनिसिपल वैल्यूएशन में दिया हुआ है 4 लाख का हाफ, 4 लाख का हाफ। मैं यहाँ क्लियर करके बता रही हूँ 2 लाख रुपीज। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक यूनिट जो है वो 3 महीने के लिए खाली रहता है। तो 3 यूनिट कैसे, 3 यूनिट रेंट पे चढ़ाए हुए हैं 6,000 पर, 3 यूनिट्स हैं 18,000 हो गया, और 12 मंथ्स का किराया कितना हो गया 2,16,000। कितना हो गया 2,16,000। अब मैंने आपको बताया था रूल वही रहेगा आपका, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और ये 3 महीने खाली रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 18,000। तो 1,98,000। ये मैंने बताया था कि अगर घर जो है वो खाली रहता है, वैकेंसी अलाउंस है, तो उसमें हम सिर्फ एक्चुअल रेंट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी, सेम रहेगा। हमने क्या किया 1,90,000 क्या आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। रूल में कहीं कोई चेंज नहीं होगी। यहाँ पर एक यूनिट जो है 3 महीने खाली रहता है, 3 महीने खाली रहने की वजह से वो केस हो गया 23(2) वाला कि रिमेन वेकेंट। जब रिमेन वेकेंट होता है तो हम क्या लेते हैं, एक्चुअल रेंट लेते हैं 6,000। 3 यूनिट्स का टोटल कितना हो गया 18,000, और 12 महीने का रेंट कितना हो गया 2,16,000, जिसमें से 3 महीने खाली रहा 1,98,000 जो है वो एक्चुअल रेंट ही कंसिडर किया जाएगा। और 50% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन यहाँ पर क्या मिल जाएगी डिडक्शन 40,000। कितनी मिल जाएगी 40,000। आपकी क्या बन जाएगी एनुअल वैल्यू 1,58,000। कितनी बन जाएगी 1,58,000। अब 1,58,000 अब हम ऊपर आ जाते हैं, नीचे ब्लैक बोर्ड में जगह खत्म हो गई है। 1,58,000 में से आपका 30% जो है वो एनुअल वैल्यू का लेस हो जाएगा 47,400। 47,400 यहाँ लिख देती हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो। 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 47,400, और उसमें से आपका 65,000 जो है इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो लेस हो जाएगा। आपकी इनकम जो है वो आ जाएगी 45,000। ये तीनों में बांट दी जाएगी बराबर बराबर 15,000 15,000 15,000, और फिर हम वहां से जो है XYZ की इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। XYZ की इनकम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ये देख लेना, मैं इसमें इतना आपको करवा दिया है। आपका